हमारा आज का टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वेरी हॉट पॉइंट। हर घर घर की कहानी है। सास बहू के बीच में अनबन होनी एक बहुत ही आम बात है। एंड बहू वही जो सास को भाई, द आर्ट ऑफ बिकमिंग डिजायर्ड डॉटर इन लॉ। ऐसा नहीं है कि हम आज के टॉपिक में सिर्फ सास के फेवर में या बहू की साइड से ही बात करेंगे। हम दोनों साइड को इंक्लूड करके सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे। हर बहू, हर लड़की जब शादी करके जाती है तो उसकी कुछ डिजायर्स होती हैं। वो एक अपना ड्रीम्स बना लेती है या उसकी कुछ मैनिफेस्टेशंस काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं कि मेरा ससुराल ऐसा होगा, मेरी बहू मुझे माँ के जैसे प्यार करेगी और सब लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, मेरे हर बात को माना जाएगा। सेम वे में जब एक सास बहू को घर लाती है तो उसकी भी कुछ इसी तरीके की डिजायर्स होती हैं। वो भी यही उम्मीद रखती है शादी के दिन तक कि मेरी बहू घर आएगी, मेरे हिसाब से चलेगी, जो आज तक इतने सालों में 25-30 साल की शादी में मैंने अपनी गृहस्थी के लिए रूल रेगुलेशंस बनाए हैं वो उनको फॉलो करेगी और मेरे नक्शे कदम पे ही चलेगी। दुल्हन वही अच्छी जो पिया मन भाई, ससुराल वही अच्छा जहां मायके की याद ना आए। हर कोई, हर लड़की ऐसा ही ससुराल चाहती है एंड हर ससुराल वाले ऐसी ही दुल्हन चाहते हैं। बट रियलिटी और स्टेटिस्टिक्स हमें कुछ और ही बताते हैं। 80% ऑफ मदर इन लॉ वांट अ हेल्पफुल डॉटर इन लॉ। वो चाहती हैं कि उनकी जो बहू है वो उनको हेल्प करे, उनके काम में हेल्प करे। 99% ऑफ मदर इन लॉ अप्रिशिएट रिस्पेक्टफुल नेचर। अगर बहू हर चीज में रिस्पेक्ट करती है, कोई क्वेश्चन नहीं करती, आर्ग्यू नहीं करती, जो बोला उसको चुपचाप मान लिया, तो 99% ऑफ जो सास होती हैं वो उस चीज को अप्रिशिएट करती हैं और वो चाहती हैं कि उनकी बहू चुपचाप विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड विद अ जिप ऑफ माउथ उनकी बात को अग्री करे। 92% of mother-in-law feel happy when daughter-in-law helps in the household chores. जब बहू घर के काम में सास को हेल्प करती है या खुद से घर के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करती है तो 92% ऑफ मदर इन लॉज इसमें हैप्पी हो जाती हैं। बट एक्सेप्शंस आर स्टिल देयर। 15% मदर इन लॉ ऐसी भी हैं जिनको हेल्पफुल डॉटर इन लॉ नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए। 1% ऐसी हैं जो बहू के साथ अगर वो आर्ग्यूमेंट करती है उसको समझती हैं। 8% मदर इन लॉज ऐसी भी होती हैं अगर बहू वर्किंग है तो उनको ये नहीं चाहिए कि वो हेल्प करे, वो उल्टा बहू को भी हेल्प करने वाली होती हैं। बट मैक्सिमम पीपल आर इन द सेगमेंट ऑफ 85%, 99% एंड 92%। बिकमिंग द आइडियल डॉटर इन लॉ। अब यहाँ पे माइलस्टोन्स कहते हैं। अर्ली डेज में जब नई नई शादी होती है तब क्या होता है, अ न्यू कमर, इट्स इम्पोर्टेंट। एक नई बहू जब अपने ससुराल जाती है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो पूरे पेशेंस के साथ चीजों को सीखे, समझे, एस्टेब्लिश करे अपने इन लॉज के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप। दिस इज द टाइम जब एक बहू को सबमिसिव होकर अपने ससुराल के तौर तरीके, उनके ट्रेडिशंस, उनके रूल्स रेगुलेशंस या जिस भी तरीके से वो लोग काम करते हैं उनको सीखना है, समझना है, एडमिट करना है। सेकेंड माइलस्टोन इज बिल्डिंग अ रैपो। आप शादी करके गए हो, ऐसा नहीं है कि जाते ही आप स्टार्ट हो जाओ, ये ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा करती हूँ, हमारे यहाँ वैसा होता है, मैं ऐसा करूंगी, आई एम इनटू दिस जोन, मैं ऐसे माहौल से आई हूँ। नो, ये बातें करने का टाइम आता है बट बिफोर दैट आपको आपकी एक रेपो वहां पे बिल्ड करनी है। फाइंड अ शेयर्ड इंटरेस्ट एंड ट्राई टू बॉन्ड विद योर मदर इन लॉ ओवर देम। पहले आपको आपकी मदर इन लॉ के इंटरेस्ट एरियाज पता होने चाहिए, फिर आपको उनके साथ एक बॉन्ड बिल्ड करना है।
वो बॉन्ड ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही सहजता से कम्युनिकेट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। एक कंफर्ट जोन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बात हो रही है। उस कंफर्ट जोन तक फर्स्ट ड्यूटी इज बहू की कि वो अपनी मदर इन लॉ को लेके जाए। थर्ड इज नेविगेटिंग डिफरेंसेस। इट्स इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस। हर इंसान दूसरे से अलग होता है। सास और बहू के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, उनके नेचर में डिफरेंस होगा। इन चीजों पे एक हेल्दी कम्युनिकेशन किया जा सकता है एंड उन चीजों को एक कॉमन ग्राउंड पे आके सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। बट बिफोर दैट आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, वो बहुत हेल्दी वे में होनी जरूरी है, तभी डिफरेंसेस को नेविगेट करना पॉसिबल होता है। फोर्थ इज फैमिली बॉन्डिंग। बाय नाउ, with patience, efforts, and mutual respect, you will have become a irreplaceable part of your new family. आपको आपके एफर्ट्स के साथ, आपके पेशेंस के साथ, आपके डीलिंग ऑफ विद द न्यू फैमिली मेंबर्स के साथ इस तरीके से पेश आना है कि आप उस फैमिली के एक इररिप्लेसेबल पार्टनर या पर्सन या फैमिली मेंबर बन जाओ। बहुत बार ऐसा देखा गया है, डेली बेसिस पे मैं ये चीजें एक्सपीरियंस करती हूँ कि बहुत ही इजीली बहू को बोल दिया जाता है तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ, तुम डिवोर्स दे दो, या फिर बेटा तुम इससे सेपरेट हो जाओ। वो नौबत आनी ही नहीं चाहिए। आपको उस फैमिली का एक इररिप्लेसेबल पार्ट बनना आना चाहिए। अगर आप खुद से कर सकते हो तो ठीक, अदरवाइज इसमें कोई शेम नहीं है कि आप एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ चीजों को ओवरकम करते हो। हाउ टू विन ओवर। The key to winning over your mother-in-law is to be respectful, understanding, and always willing to lend a helping hand. सबसे पहले आपको उनके साथ रिस्पेक्टफुल रहना है। वो क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर वो आपकी 4 कमियां भी निकाल रही हैं, आपकी 10 खूबियों को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो आपको उसके पीछे के वाई को अंडरस्टैंड करके उन चीजों को एक्सेप्ट करके इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ना है, ना कि क्रिटिसाइज की तरफ। एंड ऑलवेज विलिंग टू लैंड अ हेल्पिंग हैंड। फिर भी आपको एक हेल्पिंग हैंड उनको देते रहना है। शो इंटरेस्ट इन हर लाइफ। वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्या चीजें हो रही हैं, वहां पे आपको एक इंटरेस्ट शो करना है। अगर उनके कुछ हॉबीज हैं, आप उनको परस्यू करने में उनको हेल्प कर सकती हैं। बहुत बार हम लोग जिस जनरेशन से आते हैं, स्पेशली मैं जिस जनरेशन से आती हूँ, सब लोग मैक्सिमम वहीं से उसी जनरेशन के लोग यहाँ पे हैं। तो इस जनरेशन में जो मदर इन लॉज हैं या जो मॉम्स हैं, वो एक जनरेशन गैप बहुत बड़ा आ गया। हम लोग जो है बहुत ज्यादा टेक्नो फ्रीक हैं। एंड जो मॉम्स थी, हमारी हमारी जो मॉम्स रही हैं, वो इतनी टेक्नो फ्रीक नहीं थी, उनको इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। तो उन्होंने अपनी जो मैक्सिमम लाइफ का 40-45 साल का जो हिस्सा है ना, वो सिर्फ घर गृहस्थी में निकाला है। उनको कभी मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी हॉबीज को परस्यू करें या अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय कर सकें। तो अगर आप ऐसी कुछ चीज अपनी मदर इन लॉ में फाइंड आउट करते हो, आप उनको हेल्प कर सकते हो उनकी हॉबी को परस्यू करने में, या वो जो चीज करना चाहती थी कभी नहीं कर पाई, उसको करने में आप उनको हेल्प कर सकते हो, एक हेल्पिंग हैंड दे सकते हो। अंडरस्टैंड फैमिली डायनामिक्स। हर फैमिली के कुछ ना कुछ डायनामिक्स होते हैं, उनको किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। नंबर 1 थिंग इज ऑब्जर्वेशन। आपको बहुत बिना कुछ बोले, बिना कुछ आर्ग्यूमेंट किए, बिना कुछ क्वेश्चन किए आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है। पे अटेंशन टू फैमिली डायनामिक्स एंड हायरार्कीज। हर फैमिली की हायरार्कीज होती हैं, एक जेनेटिकल कुछ चीजें फैमिली टू फैमिली रन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैमिली में ग्रैंडफादर ने जिस तरीके से मैरिड लाइफ रन की थी, उनके सन ने भी वैसी की, उनके ग्रैंडसन ने भी वैसे ही की। तो इस तरीके की बहुत सारी हायरार्कीज आपको समझ में आती हैं जब आप ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्व करके देखो, समझो, फिर उनके बिहेवियर पैटर्न पे धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करो। अडेप्टेबिलिटी, चीजों को अडेप्ट करना। उस फैमिली की क्या वैल्यूज हैं, क्या नेचर है लोगों का, किस तरीके के वो लोग बिहेव करते हैं, हर चीज को आपको अडेप्ट करने की हैबिट डालनी होगी। जब तक आप अपने अंदर अडेप्टेबिलिटी नहीं लाओगे, तब तक चीजें आपके अकॉर्डिंगली कभी नहीं होंगी।
कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता है, सास बहू का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है, बच्चों के साथ हमारा रिश्ता है, फ्रेंड्स के साथ है। कम्युनिकेशन इज द की ऑफ एनी रिलेशन। ओपन डायलॉग, ओपन एंड ऑनेस्ट आपको आपस में बातचीत करनी है। उस आपके बातचीत में जितनी ओपननेस एंड ऑनेस्टी होगी, उतना आपका जो कम्युनिकेशन है आपके इन लॉज के साथ, मदर इन लॉ के साथ, वो इफेक्टिव होगा। लिसनिंग स्किल्स, बी अ गुड लिसनर, बी अ एक्टिव लिसनर। ऐसा नहीं है कि आपके घर वाले, आपके इन लॉज आपसे बात कर रहे हैं और आप फोन में ऐसे टिक 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 कर रहे हो, हाँ हूँ, हाँ ठीक है, ओके कर दूंगी। नो, आपके गैजेट्स को साइड में रख के एक्टिवली लिसन करिए, अंडरस्टैंड करने के लिए लिसन करिए, आंसर करने के लिए नहीं सुनना है। एंड जब आप उनकी बात को सुन रहे हो, उनका क्या पर्सपेक्टिव है वहां पे, उस चीज को अंडरस्टैंड करिए। एक मिनट डॉक्टर अरिन, मैं थोड़ा सा यस बोलता सर, हाँ जी। हूँ। लिसनिंग के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है, यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लोग सुनते ही नहीं है। बहू को या सास में, दोनों में से एक ऐसा होता है, अगर सास बड़ी है तो आप छोटे हो ना एज में, उनसे तो छोटे हो, तो ईगो मत रखो कि मैं बहू हूं तो मुझे ही सुनना पड़ेगा क्या। हाँ, आपको ही सुनना पड़ेगा, आपको सुनना चाहिए। आप अपनी माँ की सुने ना, कि वहां पे तो आपने नहीं रखा ईगो, तो सास के साथ क्यों। आपको लिसन करना बहुत ध्यान से करना है। और ये कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है, इसी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग देखो आए हैं, लेकिन कैमरा बंद रखा है। अब आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, पता नहीं। जो लोग ने कैमरा ऑन रखा है, वो ध्यान से सुन रहे हैं, उनको समझ में आएगा। लेकिन जो लोग ने कैमरा बंद रखा है ना, उनको 80% नहीं समझ में आएगा। मैं लिख के देता हूँ। यहाँ पे भी बहुत लोग आए ध्यान से सुनने के लिए, खाली बोला या इसलिए आ गए। अब आप कैमरा आधा घंटा पौना घंटा चालू नहीं कर सकते, वीडियो क्या बोलेंगे। तो लिसन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह रिश्ते, कोई भी रिश्ते हैं ना, उसमें आपको सुनने से आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सामने वाले को पूरा सुनो, उसके बीच बात को आधा में काट मत दो। वो कुछ बोलना चाहता है, पूरा हुआ नहीं तब तक आप बीच में बोल रहे, आधा प्रॉब्लम इधर से ही चालू होता है। वो क्या बोलना चाहता है आपने समझा ही नहीं, खाली आपने उसको जवाब देने के लिए आपको बोलना है, सुनना ही नहीं। उसने बोला, उसको सुना ही नहीं कंप्लीट। बोलने दो, बोलने दो, सामने वाला जब चुप हो जाता है तब आप कुछ बोलो। आपको रिश्तों पे अगर काम करना है। आवाज क्लियर है डॉक्टर अली? यस सर, क्लियर है। हाँ, से सुनना है बहुत टाइम तक। अगर सुनोगे ना, आपकी आधा समस्या यहीं से खत्म हो जाएगी। और सास बहू में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना सुनने की वजह से। ठीक है, कंटिन्यू करिए। राइट सर। सो नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। हर फैमिली में कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं, कुछ धारणाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक फैमिली बहुत सालों से फॉलो करती आ रही है। अब बहू आई है एक अलग माहौल से, अलग फैमिली से, अलग कल्चर से, वो चीजें उसके लिए यस नई हो सकती हैं, बट वो ट्रेडिशन आपको अपनाने पड़ेंगे, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा इफ यू वांट रियली अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तभी कल को आपके ट्रेडिशंस को भी फॉलो किया जाएगा। तो उन चीजों को एक्सेप्ट करिए, उनको मन से फॉलो करिए, रिस्पेक्टफुली फॉलो करिए, पार्टिसिपेट करिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन अ फैमिली ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको बोल दिए कि आपको ये पूजा करनी है, ठीक है, बेमन से गए पूजा में, जाके बैठे मुंह बना के और फिर उठ के आ गए। इट्स नॉट लाइक दैट। पूजा हो रही है, कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है, तो उसको आप अच्छे मन से फॉलो करिए। रिस्पेक्टफुल ऑब्जर्वेंस, शो रिस्पेक्ट फॉर द कल्चर एंड फैमिलियल प्रैक्टिस ऑफ द इन लॉज। आपके फैमिली में जो भी चीजें की जा रही हैं, जो भी ट्रेडिशंस कल्चर को फॉलो किया जा रहा है, उसको रिस्पेक्टफुली फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए। ऐसे नहीं कि आप हर चीज को क्रिटिसाइज ही करी जा रहे हो, हमारे यहाँ तो वैसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैंने कभी नहीं किया है, या कुछ भी ऐसी चीजें। तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए आपको इन चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना रहेगा। थोड़ा नेक्स्ट सा इज, हाँ थोड़ा सर। सा मैं बताऊंगा इसमें। देखो क्या होता है कि हर अभी जो है, अभी के जो पीढ़ी है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो बहुत सारी चीजों पे, ट्रेडिशन पे विश्वास नहीं करते हैं। कोई बात नहीं,
बट जब आप बहू बन के जा रहे हैं ना, तो वहां के ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको। भले आपको बिलीव है नहीं है क्या है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वहां का ट्रेडिशन है तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके उन चीजों में पार्टिसिपेट करना अपनी सास के साथ। तब आप उस चीजों को, ये नहीं कि यार ये सब क्या है, भड़कुसला है, सब अंधविश्वास है, सब ये है वो है। ठीक है, आपको लग रहा है, बट वो उनके लिए नहीं, वो पहले से करते आ रहे हैं इतने साल से। तो आपको उस फैमिली में जाके एडजस्ट होना, तो उन चीजों को समझना चाहिए और उसको ध्यान से सुनना चाहिए। यस डॉक्टर। Yes. So next is a demonstrate responsibility, proactive contribution. Positively contribute to the household by optimizing daily chores. आपको हर घर के काम में पॉजिटिवली अपना एक एफर्ट डालना चाहिए, उसमें कंट्रीब्यूट करिए। ऐसा नहीं है कि इफ यू आर वर्किंग तो आप घर के काम से पल्ला झाड़ लो, मेड रख लो, हो जाएगा, और फिर आप सुबह ऑफिस गए, शाम को आई तो आपको सब कुछ रेडी चाहिए, या सिर्फ आप अपना अपना काम ही करोगे, बाकी घर का कुछ नहीं है। एक घर को संभालने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अपने कंधों पे भी ले सकते हो, जो आपको इजीली आप कर सकते हो, या जो चीजें ऐसी हैं कि जिनको दिन के किसी भी टाइम में किया जा सकता है। सच एज अ लॉन्ड्री, लॉन्ड्री हम इवनिंग में भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें आपको फाइंड आउट करनी होंगी इफ यू आर वर्किंग, कि ये घर का काम है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कर लूंगी, तो आपका वहां पे आपकी मदर इन लॉ के साथ ट्यूनिंग बिठाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। या कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ आप अपने कंधों पे भार ले रहे हो, तो आपको इन चीजों को पॉजिटिवली डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए। टेकिंग इनिशिएटिव, कुछ चीजों में इनिशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनिशिएटिव इन द टास्क विदाउट वेटिंग टू बी आस्क्ड। आपको कोई आके बोलेगा कि ये काम कर दो, तभी आप उठ के करोगे, इज नॉट द राइट वे। जब आपको पता है कि ये काम करने वाला है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अगर सास बहू की बात कर रहे हैं तो मैं किचन से ही एग्जाम्पल लूंगी। सब्जी बनानी है पर उससे पहले उसको कट भी करना है। ऐसा नहीं कि जब 8 बज जाएंगे तभी आप जाके वेजिटेबल्स को चॉप करना स्टार्ट करोगे। टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको टाइमली आप करके भी रख सकते हो कि योर मदर इन लॉ इज गोइंग टू कुक एंड आपके पास टाइम है, तो आप खुद उसको कट करके उनको दे भी सकते हो, एक इनिशिएटिव ले सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप प्रोएक्टिवली चीजों को करने में, घर के काम करने में एक इनिशिएटिव लेते हो, वहां पे डेफिनेटली आपका रिलेशन आपके इन लॉज के साथ इंप्रूव होता है। Cultivate empathy. Empathy plays always a very important role to maintain the relation. First is understanding the needs. Acknowledge the needs and emotions of all family members. आप शादी करके गए हो डजंट मीन कि आपको सिर्फ आपके हस्बैंड के साथ ही आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना है, वहीं पे हर चीज को बिल्ड करना है, हर इमोशन को बिल्ड करना है। हम इंडियन कल्चर में रहते हैं, यहाँ पे शादी दो लोगों के बीच में नहीं, दो परिवारों के बीच में होती है, दो फैमिलीज के बीच में होती है। तो आप एक पूरी फैमिली को अडॉप्ट करते हो, आपको एक नई फैमिली मिलती है, एंड आपको हर फैमिली मेंबर के, हर फैमिली के हर मेंबर की नीड्स को एक्नॉलेज करना आना चाहिए। उनकी क्या नीड्स हैं, क्या उनके इमोशंस हैं, किस तरीके की उनको एम्पैथी चाहिए, किस तरीके से आप उनके साथ उनकी क्या उनकी नीड्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना आपको आना चाहिए। एम्पैथेटिक सपोर्ट, एक शो एक मिनट, हाँ। एम्पैथी, या एक चीज है, जो ट्रेडिशन की बात किया डॉक्टर अली ने सब कुछ, तो यहाँ पे क्या है ना, कि जो लड़की है पहले जब जाती है अपने ससुराल में, ठीक है, तो मायके की सब ट्रेडिशन अलग होते हैं, ससुराल में कुछ चीजें अलग होती है, उसको एडॉप्ट ही नहीं करने को तैयार होती है। वो क्या सोचती है, मैंने शादी किया है, अब मेरे को हस्बैंड के साथ रिश्ता अच्छा करना है, हस्बैंड को मैं सब कुछ ये करूंगी। बट हस्बैंड जो है ना, अगर आप इंडिया में मैरिज कर रहे हैं ना, आपकी सबसे लास्ट प्रायोरिटी आता है शुरुआत के 6 महीना 1 साल। अगर आपने 100% हस्बैंड को दिया और बाकी चीजों को छोड़ दिया ना, आप कुछ उस फैमिली के लोग ही आपको वहां से ऐसा कर देंगे कि आपका हस्बैंड भी आपको नहीं पसंद करेगा। तो पहले बाकी लोगों के बारे में आपको जानना है, और अपने हस्बैंड से पूछ सकते हो कि हर व्यक्ति का क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो आपको पूछना चाहिए। आप गए हैं तो उनकी मम्मी का क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, किस चीज अच्छा लगता है क्या चीज अच्छा नहीं लगता है, बाकी फैमिली मेंबर्स के बारे में स्टडी करना है, पूछना है, आपको जानना है। आप पूछेंगे नहीं तो सामने वाला बताएगा, और बहुत बार जेंट्स लोग भी बताते नहीं, गलती जेंट्स की भी होती है।
कि उनको अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताना चाहिए कि ये, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इस तरह से है, तो इस तरह से आपको रहना है। तो वो चीजों को, ट्रेडिशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो चीज कायम कर ली ना, हार्मनी, तो आपका रिश्ता ऑटोमेटिक हस्बैंड के साथ भी बेटर हो जाएगा। क्योंकि जब आप फ्रिक्शंस नहीं होंगे तो आपकी इमोशनल बॉन्डिंग अपने हस्बैंड के साथ बढ़ती जाएगी। और सबसे बड़ा दिक्कत होता है, बहुत सारे कपल्स 10 साल, 15 साल, 20 साल शादी को हो जाते हैं, उनकी इमोशनल बॉन्डिंग ही नहीं बढ़ी हस्बैंड वाइफ में। पता चल रहा है कि इमोशनल बॉन्डिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि शुरुआत से ही वाइफ को इंटरेस्ट ही नहीं है फैमिली को एक्सेप्ट करने में, खाली हस्बैंड को एक्सेप्ट करना चाहती। ठीक है। हाँ, लव मैरिज में डिफरेंट प्रॉब्लम आती है। लव मैरिज में तो आपको एक अलग ही लेवल पे करना पड़ता है। मैं अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ। लव मैरिज में जो है, पहले आपको उस फैमिली मेंबर्स को 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद ही वो बन पाता है, शुरुआत में नहीं होता है। शुरुआत में आपसे सब लोग नफरत ही करेंगे या गुस्सा ही करेंगे, तो वो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है, उसके ऊपर काम करना है, तब जाके चीजें बेहतर हो सकती हैं। देखिए, आप जब यहाँ पे आ रहे हैं ना, देखो सबको अच्छा लगता है कि मेरी बहू अच्छी मिले, बट किसी को ये नहीं, ऐसा किसी को नहीं लगता है कि हाँ मैं सास को भी अच्छी बना सकती हूँ, मैं ऐसी बनूं कि मेरी सास मुझे पसंद करने लगे। वो आपके हाथ में है। कोई भी ना शुरुआत में जब आता है, कोई बहू से हेट नहीं करेगा, पहले पहले महीने में कोई हेट नहीं करेगा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अगर वो माहौल बन रहा है तो वो आपने क्रिएट किया, आपने इमोशंस को, बॉन्डिंग को बिल्ड ही नहीं किया। अगर आप इमोशंस को, बॉन्डिंग को बिल्ड नहीं करेंगे ना, यही तो मैं बात समझा रहा हूँ, आपको बात यही समझा रहा हूँ कि आपको ये करना है। क्या करना है, पहले जाके पूरे फैमिली से रिलेशन बनाना है। ठीक है, तब जाके चीजें ठीक होंगी। अदरवाइज आप उसके लिए बहुत ज्यादा आप परेशान होंगे। एम्पैथी इज, दो चीजें होती हैं, सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी होती है किसी को थोड़ी सी सहानुभूति दे देना, थोड़ा सा कंसोल कर देना। एम्पैथी इज उस इंसान के पेन को फील करना। आप उसको पहले फील करते हो कि हाँ ये चीज ऐसे अगर मेरे साथ होती तो मुझे क्या फील होता, और फिर आप उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली वहां पे अपने इमोशंस को फुलफिल करते हो, या उनके इमोशंस को फुलफिल करते हो, या इमोशनली कनेक्शन वहां पे बिल्ड करते हो। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड्स फॉर दैट आपके फैमिली मेंबर्स की, स्पेशली मदर इन लॉ की। एम्पैथेटिक सपोर्ट, शो एम्पैथी एंड ऑफर सपोर्ट ड्यूरिंग द चैलेंजिंग टाइम। इस चीज को हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी आपकी मदर इन लॉ के साथ चलो नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़ा मन मुटाव चल रहा है, अग्री। अब मदर इन लॉ बीमार पड़ गई ऑल ऑफ सडन, बट आप दोनों के बीच में कोई इमोशनल कनेक्शन तो है ही नहीं, तो आपको तो वो फील ही नहीं होगा कि वो बीमार है, तो बोलते हो ठीक है मेडिसिन खाएंगे ठीक हो जाएगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, बाहर में जाए। बट ये चीज आप दोनों के रिश्ते में और दुनिया लेके आएगी। तो आपको उसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपकी मदर बीमार होती, आपकी मॉम को फीवर होता या कुछ भी रहता, तो आप किस तरीके से उनको हैंडल करते? आप उनको छोड़ देते उनके हाल पे, या खाना बनाया दिया और फिर कोई हाल चाल नहीं पूछना है? और जब कोई इंसान बीमार होता है तो वो चाहते हैं कि कोई प्यार से उनसे बात करे। तो द सेम वे आपको वहां पे एम्पैथी को कल्टीवेट करना है, बिल्ड करना है आपके रिश्ते में, एंड चीजों को सॉर्ट आउट करने की तरफ काम करना है। नेक्स्ट इज रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी। हर इंसान की कुछ ना कुछ प्राइवेसी होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में रहती है, या पर्सनल बहुत सारी चीजें रहती हैं। आपको एस्टेब्लिश करनी है सबसे पहले आपकी बाउंड्रीज। आपको आपकी बाउंड्रीज को एस्टेब्लिश करना है। स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ अदर्स। अगर आपको आपकी प्राइवेसी चाहिए तो आपको दूसरों की प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, करना चाहिए। अगर आपकी मदर इन लॉ के साथ कुछ उनकी बाउंड्रीज हैं तो आपको उनकी बाउंड्रीज में एंटर नहीं करना है, वहां पे छोड़ देना है, या कुछ चीजों को लेके पोक नहीं करना। मैं बताता हूँ इसके ऊपर डॉक्टर अली। राइट। अभी क्या होता है, शुरुआत में एक लड़का अपनी माँ से अटैच होता है, शादी होती है उसकी, 25 साल उसकी माँ उसको पाल पोस के बड़ा करती है, अब वो उससे साथ बात रोज करता है, रोज खाना खाता है, सब करता है। सडनली उसका मैरिज हो जाता है। मैरिज होने के बाद अब वाइफ क्या सोचती है, पूरा टाइम हस्बैंड मुझे ही दे, मम्मी को बिल्कुल ना दे। ऐसा नहीं हो पाएगा। पहले वो पूरा टाइम मम्मी को ही दे रहा था,
तो धीरे धीरे आपके पास वो आएगा। लेकिन उसको आप तुरंत बोलोगे कल से वो पूरी मम्मी के पास क्यों इतना टाइम बैठता है, मेरे को टाइम नहीं देता है, दिस इज नॉट करेक्ट। आपने मम्मी ने जो इमोशनल बॉन्डिंग इतने साल बिल्ड की है, आपको 2-3 महीना लगेगा बॉन्ड बिल्ड करने में ना। आप फर्स्ट वीक में सोचोगे, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे, और अगर आप ऐसा करोगे तुरंत तोड़ने की प्रयास करोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। हाँ, वो दोनों के टाइम को एडजस्ट करेगा, धीरे धीरे समझेगा वो कि हाँ, मेरी वाइफ को भी मेरे को टाइम देना है, मम्मी को दे रहा था। बहुत सारे लोग आज भी 5 साल 10 साल शादी हो गया लेकिन वो उस जोन से बाहर ही नहीं आ पाए। जो मम्मी को टाइम देते थे शादी के पहले, वो शादी के बाद भी उतना ही टाइम दे रहे हैं। तो ये बहुत सारे जेंट्स लोग का भी गलती है, नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता है कैसे करना है मैनेज। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। या माँ, बहुत बार लेडीज क्या करती हैं, माँ बेटे बात करें जाके सुनती हैं, या ये करती हैं कि वो क्या कर रहा है, अरे उसके जाने दो, उसकी माँ और वो बेटे बात करे, तुमको सुनने का क्या जरूरत है उसमें? वो बुराई कर रही है या कुछ भी कर रही है, करने दो। आप अपनी इमोशनल बॉन्डिंग को बिल्ड करो, धीरे धीरे वो आपकी अच्छाई बोल तारीफ करने लगेगी। आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो कि वो आपकी बुराई करे? या कभी कभी जानबूझ के सास जो होती है सोचती है बहू के ऊपर कंट्रोल चला जाएगा, मेरा सब हाथ से निकल जाएगा, तो कभी थोड़ा बहुत करती है। आप उसको मत लीजिए उस हिसाब से। अगर आप सही सब कुछ करेंगी तो आपका हस्बैंड एक ना एक दिन देख के सब कुछ करेगा। बहुत सारे लोग को लड़ाई चल रही है, लड़ाई बोलते हैं ना कि मेरी मेरी क्या बोलते हैं, सत्ता चली जाएगी। ऐसा सास को लगता है और बहू को लगता है मेरी तो सत्ता ही नहीं आएगी, कभी सब सास की चलती रहेगी। तो ये सत्ता की लड़ाई है दोनों की। ठीक है। यस डॉक्टर अलीन, आप कंटिन्यू कर। कंप्लीटली अग्री, ये सत्ता की लड़ाई है। सास को लगता है कि मैंने इतने सालों में जो अपनी गृहस्थी बस बनाई है, जो एक फैमिली को बिल्ड किया है, बहू के आने के बाद उनको इनसिक्योरिटीज हो जाती है कि ये चीजें मेरे से छिन जाएंगी। एंड यस, एक मदर अपने बच्चों से कनेक्टेड होती है, स्पेशली इंडियन मॉम्स आर वेरी मच कनेक्टेड टुवर्ड्स द सन्स, तो उनको ये इनसिक्योरिटी भी रहती है कि बहू कहीं मेरे से मेरा बेटा छीन ना ले। इस पॉइंट पे हम आगे के हाफ सेकंड हाफ में बात करने वाले हैं।